यानी कि अशोक के धम्म के पश्चात अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि हमारे टॉपिक का मेन उद्देश्य है अभी मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में हमने देख लिया, किसने स्थापना की, किन परिस्थितियों में स्थापना हुई, मौर्य प्रशासन के इतिहास को जानने की प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में मौर्य प्रशासन की जो सेना है उसका स्वरूप कैसा है, और फिर एक शासक सम्राट अशोक का नाम जो आया उनके बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना है, और उसके बाद में जाना है अशोक का धम्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके मौर्य साम्राज्य का महत्व। लिख लीजिए बेटा, मौर्य साम्राज्य का महत्व। यानी एक इतना बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, उसका हमारे जीवन में या राजनीतिक जीवन में अगर हम देखें तो उसका महत्व क्या रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी हमारे इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा तो ये बात है आपकी 19वीं सदी की, 19वीं सदी। यानी कि 19वीं सदी में हमारे जो इतिहासकार हैं, यानी कहने का मतलब 1800 से 1900 के बीच का जो समय है वो 19वीं सदी है। ठीक है, ये 21वीं सदी चल रही है, आपको पता है। तो 19वीं सदी में जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने क्या है, भारत का जो आरंभिक इतिहास था, जब से ये मान सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य से कुछ समय पहले का, तो इस समय भारत का जो आरंभिक इतिहास था उसको क्या है, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया कि मौर्य जो साम्राज्य का काल था वो भारत के इतिहास का प्रमुख काल समय था। यानी कि पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार, सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारे इतिहासकारों ने भारत का आरंभिक इतिहास लिखना प्रारंभ किया तो उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि हमारे अध्ययन के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रमुख इतिहास काल माना गया है। पहली चीज तो ये हो गई कि मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, कि हमारे इतिहासकारों के अनुसार मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है वो हमारे लिए क्या माना गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, या इतिहास में प्रमुख जो शासन काल है उसमें नंबर किसका आता है, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, अब इतिहासकार, ऐतिहासिक इतिहासकार, पहला महत्व तो मैंने बता दिया। दूसरा महत्व बता रहा हूं कि जो ऐतिहासिक इतिहासकार है उन्होंने जो सम्राट अशोक था उस सम्राट अशोक को क्या है, एक प्रेरणा का स्रोत माना है। प्रेरणा का स्रोत किसको, अशोक को। यानी कि हमारे जो ऐतिहासिक इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी दी है, उसके अनुसार उन्होंने सम्राट अशोक को एक प्रकार से सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत माना है। ये चीज हो गई, इसका महत्व आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि मौर्य साम्राज्य के महत्व को बताइए। तो पहला तो एक है कि सर्वश्रेष्ठ शासन काल में मौर्य साम्राज्य को गिना जाता है, पहला तो ये हो गया। प्लस दूसरा मैंने बताया कि हमारे जो ऐतिहासिक इतिहासकार है वो क्या कहते हैं कि जो सम्राट अशोक था वो अपने आप में क्या था, एक प्रेरणा का स्रोत। उसका आइडेंटिफाई मैं कर चुका हूं कैसे, कि जब कलिंग युद्ध हुआ था, एक अच्छा शासक भी था, कलिंग युद्ध किया, युद्ध जीत भी लिया, लेकिन भीषण जो नरसंहार हुआ, चारों तरफ लाशें लाशें पड़ी देखी तो उसका मन विचलित हो गया था और उसने इस चीज का संदेश दे दिया कि युद्ध में कुछ भी नहीं है, युद्ध केवल अंत और समाप्ति का है कारण, इसमें वंश के वंश खत्म हो जाते हैं, कितने सैनिक मर जाते हैं। तो उसने इस चीज को क्या कर दिया था, त्याग दिया। यानी कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया। तो कहने का मतलब एक प्रकार से लोगों को क्या मिल गई, प्रेरणा मिल गई। क्या प्रेरणा मिली, कि युद्ध में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। तो ये चीज हो गई, लिख लीजिए बेटा, कि इतिहासकारों ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत बताया। एक महत्वपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य है वो हमारे इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है। दो चीज हो गई, दो चीज मैंने लिखवा दी है, प्रमुख काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य इतिहास का, भारत के इतिहास का प्रमुख काल माना जाता है। दूसरा, इतिहासकारों के अनुसार जो अशोक है वो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत। ठीक है, अब देख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए कि पहली बार ये कहा गया है कि पहली बार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि पहली बार
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया। एक अखंड भारत, अखंड का मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ, बिना विभाजित हुआ अखंड, जो खंडों में नहीं बटा हुआ था, एक। और आप देख लीजिए पश्चिमोत्तर पाकिस्तान की पश्चिम दिशा से लेकर आप अपने उत्तराखंड, स्वर्णगिरी चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, यहां तक मौर्य प्रशासन फैला हुआ था, एक अखंडता के रूप में वो जुड़ा हुआ था। तो पहले ऐसे शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पहली बार पूरे भारत को एक अखंड भारत का क्या करवाया था, दर्जा दिलवाया था। तो तीसरी ये चीज हो गई महत्व में। तीसरा महत्व भाई, पहला महत्व ये हो गया प्रमुख काल, प्रेरणा का स्रोत अशोक, पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को क्या बनाया गया, एक अखंड भारत बनाया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए इसके बाद में, मौर्य काल की जो मूर्ति कला थी, हमारी जो आज मूर्ति कला है उसमें कहीं ना कहीं मौर्य काल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कह सकते हैं कि मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है वो अत्यंत सराहनीय रही है। बेटा लिख लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक में समझा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। ये हो गया प्रथम काल, प्रेरणा का स्रोत अशोक हो गया, पहली बार अखंड भारत बना चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, और उसके बाद में जो यहाँ की जो मौर्य साम्राज्य की जो मूर्ति कला है वो भी क्या है, एक प्रकार से सराहनीय रही है। ठीक है, एक चीज और है, ये जो मौर्यकालीन साम्राज्य, उसकी एक विशेषता और है कि मौर्यकालीन साम्राज्य में जितने भी सम्राट हुए, अधिकतर उन सम्राटों ने किसी ने भी अपने नाम के आगे किसी प्रकार की उपाधि नहीं जोड़ी। पहले क्या होता था कि कोई भी राजा बन जाता था तो वो क्या करता था, किसी भी एक युद्ध को जीतकर अपने आप में एक ऊपर हो जाता था और कोई ना कोई उपाधि अपने को दे देता था, चाहे सम्राट की दे दो, चाहे महान की दे दो, महाराजा की दे दो, महाराजाधिराज की दे दो। ठीक है, तो पहले क्या सिस्टम होता था कि बहुत से जो राजा होते थे वो क्या होते थे, पहले जितने भी राजा थे अधिकतर वो क्या करते थे कि अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लिख लेते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां, महाराजाधिराज, सम्राट, महाराजा, इस प्रकार की उपाधियां क्या थी, पहले अपने नाम के आगे वो लगा लेते थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य ने किसी ने भी अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं जोड़ी। सम्राट अशोक को भी अपन महान क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी प्रेरणा का स्रोत माना जाता है इनको, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, महान का रूप दिया हुआ है, महान का नाम। लेकिन मौर्य साम्राज्य के अधिकतर जो राजा थे उन्होंने किसी ने भी अपने नाम के आगे किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं जोड़ी। प्लस इतिहासकारों ने ही अशोक को क्या बताया, महान। अशोक ने नहीं जोड़ी थी अपने नाम के आगे महान कि भाई मैं महान अशोक हूं, नहीं, हमारे इतिहासकारों ने ही उसकी नीतियों की वजह से और एक प्रेरणा का स्रोत होने की वजह से इसके नाम के आगे क्या लगा दिया था, महान, सम्राट अशोक महान। ठीक है, तो कहने का मतलब एक महत्व क्या था कि मौर्य साम्राज्य के जो भी शासक थे, राजा थे, उन्होंने अन्य राजाओं की तरह अपने नाम के आगे कोई भी बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी। ठीक है, और जो महान अशोक है, अशोक के नाम के आगे महान लगा हुआ है, ये महान भी अशोक ने नहीं लगाया था, हमारे जो इतिहासकार थे उनकी नीति, कार्य, जन कल्याण के लिए उनके शासन की जो एक उपलब्धियां थी उसके आधार पर इतिहासकारों ने सम्राट अशोक को किस नाम से कहा, महान के नाम से कहा। तो ये चीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? बेटा समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। लिख रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है, लिखिए। देखिए ये महत्व, और आखिरी जो महत्व है, एक चीज हम देख चुके हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है
वो कितने वर्ष तक चला? लगभग 150 वर्ष तक ही मौर्य साम्राज्य क्या है, चल पाया। लेकिन भारत के इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये हो गया महत्व। मौर्यकालीन साम्राज्य के महत्व बेटा आपके सामने है, लिख लीजिए, आप समझ लीजिए छोटी छोटी चीजों को ही, कि 19वीं सदी में इतिहासकारों ने लिखा, इसको प्रमुख काल माना गया है मौर्य साम्राज्य को। इतिहासकारों के अनुसार अशोक को क्या है, प्रेरणा का स्रोत माना गया है। ठीक है, उसके बाद में पहली बार अखंड भारत किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर उसके बाद में जो मौर्यकालीन जो मूर्तिकला थी वो भी एक प्रकार से सराहनीय थी, इसलिए इसका महत्व है। प्लस मौर्यकालीन जितने भी राजा थे उन्होंने अपने नाम के आगे कोई भी बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी थी, और इतिहासकारों ने ही अशोक को क्या बताया था, महान बताया था। और उसके बाद में लगभग मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक साम्राज्य रहा इसका, लेकिन फिर भी इसके कार्यकाल, इसके राजाओं की उपलब्धियों के आधार पर इसको महत्वपूर्ण शासनकाल माना गया है। लिख लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा? हल्का सा आप समझ लीजिए, जैसे एक तो ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। यानी कि मौर्य साम्राज्य का सर ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बताओ एक बार। कौन सी बेटा? सर लास्ट वाली ना 150 वाला है ये, हाँ, आप इसमें ये लिख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चला। इसमें आप लिख लीजिए लास्ट वाली में कि जो मौर्य साम्राज्य था वो 150 वर्ष तक ही चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये लिख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चला, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये 6 महत्व हो गए। क्वेश्चन कर लिया जाए, मौर्य साम्राज्य के महत्व बताइए। बिल्कुल इजी चीज है, याद करने वाली चीज है, छोटी छोटी चीज देख लीजिए। प्रमुख कालक्रम मान लिया गया, प्रेरणा का स्रोत अशोक को बता दिया गया। ठीक है, पहली बार अखंड भारत का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, मूर्तिकला सराहनीय थी, उपाधियां नहीं थी, यानी मौर्य साम्राज्य के जो भी राजा थे उन्होंने किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की। और उसके बाद में जो महान उपाधि लगी है अशोक के, वो भी इतिहासकारों ने दी है उसके काम की वजह से। और उसके बाद में 150 वर्ष तक केवल शासन रहा, लेकिन 150 में भी इसके कार्य को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। बेटा तो बेटा, यस सर। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा कंसल्ट कर लिया करो। अगला जो पॉइंट आपके है वो है दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के सरदार और राजा, यही है ना बेटा? नेक्स्ट टॉपिक यही है ना, दक्षिण के सरदार और राजा? यस सर। यस सर। आप देख लीजिए किस प्रकार से इनके बारे में हम जानते हैं। और दक्षिणी भाग हमारा जो अपने को पता है, अब तक हमने पूरे जैसे मध्य भारत के बारे में देख लिया, पश्चिमी जो भारत था वहां चले गए अपन, लेकिन अब हम थोड़ा सा हटके दक्षिण की तरफ आते हैं, जैसे अपने तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन जगह पर अपन आते हैं। अब दक्षिण के सरदार और राजा, इसमें आप लिख लीजिए बेटा कि भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कुछ, भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, तभी समझ में आएगा। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ
भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। अब ये सरदारी जो थे वो किन क्षेत्रों में थे, आप वो लिख लीजिए आप। एक नाम है तमिलकम, 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 यानी कि दक्षिण की हम बात करें तो उस समय दक्षिण में भी कुछ जो सरदारिये थे उनका क्या हो गया था, उदय हो गया था। और यहां पर एक नाम दिया गया था तमिलकम, यानी कि तमिलकम क्या है, जो आपके 3 राज्य हैं उनके कुछ हिस्सों से बनकर एक साम्राज्य क्या बना, तमिलकम। याद रखेंगे कि दक्षिण के 3 राज्य हैं उनके कुछ हिस्सों को मिलाकर तमिलकम का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यानी कि अर्थात आपके तमिल का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से, यानी इन तीनों की क्या है, इन तीनों के हिस्से, यानी इन तीनों के कुछ कुछ हिस्से, इसका, इसका और इसका, इनका मिलकर क्या बना, एक तमिलकम। याद रखेंगे, यानी कि भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, एक नाम आ गया तमिलकम, अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से। अब तमिलकम जो क्षेत्र है, तमिलकम जो क्षेत्र है उसमें अपन शासक की और सरदारों की इनकी बात कर रहे हैं। तो इस समय कौन कौन से, ये कह सकते हैं कि सरदार की बात कर रहे हैं कि तमिलकम के जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जो सरदारी थे वो अस्तित्व में आए। तो आप लिख लीजिए तमिलकम क्षेत्र में, तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य। तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदार अस्तित्व में आए। यानी कि भारत के दक्षिण में ये देखिए तमिलकम क्षेत्र है, इस तमिलकम क्षेत्र में जो सरदारी सामने आए वो कौन कौन से थे, चोल, चेर और पांड्य। और ये कहा जाता है कि ये जो राज्य थे वो क्या थे, काफी समृद्ध थे। चोल, चेर, पांड्य ये सरदार अस्तित्व में आए और ये कहा जाता है कि ये जो राज्य थे इस टाइप के वो क्या थे, एक प्रकार से समृद्ध राज्य थे। लिख लिया बेटा? यस सर। अब लिख लीजिए आप सरदार, सरदार और सरदारी। एक टॉपिक लिखिए सरदार और सरदारी, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें लिख लीजिए कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। यानी सरदार और सरदारी ये देख रहे हैं हम। तो सरदार जो होता था वो क्या होता था, एक प्रकार से शक्तिशाली व्यक्ति होता था। आप देख लीजिए किसी भी कुटुंब और कबीले का अगर कोई सरदार बनता है तो ऐसा व्यक्ति बनता है वो जो क्या है, शक्तिशाली हो। उसी प्रकार से जो भारत के जो दक्षिणी भाग है तमिलकम क्षेत्र वाले एरिए वो सुख समृद्ध एरिए थे
लेकिन यहाँ पर जो राजा या सरदार जो होता था वो क्या होता था, एक प्रकार से शक्तिशाली व्यक्ति होता था। और ये चीज थी कि कुछ सरदार ऐसे होते थे जो वंशानुगत भी हो सकते थे। एक तो होता है वंशानुगत और एक होता है उसके कार्य के अकॉर्डिंग चुना हुआ। तो ठीक है, तो कुछ सरदार क्या होते थे, वंशानुगत भी होते थे। लिख लिया? यस सर। ठीक है, यानी वंशानुगत भी होते थे और वंशानुगत नहीं भी होते थे। यानी जो सरदार होता था वो वंशानुगत भी हो सकता था और वंशानुगत नहीं भी हो सकता था। और जो सरदार के समर्थक होते थे वो उसके खानदान के लोग होते थे। लिख लीजिए, सरदार के समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। यानी कि सरदार के समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। यानी कोई भी सरदार बन रहा है उस समय तो ये कहा जाता था कि सरदार कौन बनेगा, जो व्यक्ति क्या होगा, शक्तिशाली। ठीक है, यानी सरदार होने के पीछे का उद्देश्य क्या कंडीशन थी, एक तो वह शक्तिशाली होता था, प्लस सरदार वंशानुगत भी हो सकता था और वंशानुगत नहीं भी हो सकता था। और वंशानुगत आप चीज जानते हैं कि पिता का पुत्र उसकी गद्दी पे बैठेगा, फिर उसका पुत्र गद्दी पे बैठेगा। ये चीज क्या चलती है, वंशानुगत, यानी वंश के अकॉर्डिंग चलती रहती है। ठीक है, तो कुछ सरदार तो वंशानुगत होते थे और कुछ सरदार वंशानुगत नहीं भी हो सकते थे। ठीक है, और उसके बाद में जो सरदार का समर्थक करते थे वो लोग कौन होते थे, उसके खानदान या उसके परिवार के होते थे। लिखिए बेटा, यस सर। अब लिखिए सरदार के कार्य, यानी जो सरदार होता था वो क्या कार्य करता था। यानी सरदार कह दो या राजा कह दो, एक ही चीज है। तो जो सरदार था उसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे, तो इसमें आप लिखेंगे विशेष अनुष्ठान का संचालन। पहला, विशेष अनुष्ठान का संचालन। यानी कहने का मतलब जो सरदार या राजा होता था वो अपने कुटुंब, कबीले या अपने राज्य में या अपने प्रशासन में क्या करता था, विशेष अनुष्ठान उसका क्या करता था, संचालन करता था। दूसरा लिखो, युद्ध में नेतृत्व करना। ये लिख लीजिए दूसरा। दूसरा उसका जो कार्य था सरदार का वो क्या था, युद्ध में नेतृत्व करना। तीसरा है विवादों में मध्यस्थता। विवादों में मध्यस्थता करके, विवादों में मध्यस्थता करके या मध्यस्थता की भूमिका निभाना। यानी विवादों को सुलझाने में, विवादों में मध्यस्थता कर, विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाना। यानी कोई भी विवाद हो जाता था तो जो सरदार क्या करता था, उस विवाद की क्या करता था, मध्यस्थता, बीच में रहता था। और दोनों जो दल होते थे या दो पार्टियां होती थी उनके बीच में क्या करता था, उन विवादों को क्या करता था, ये सुलझाता था। ठीक है, चौथा है अपने लोगों से भेंट लेना। अपने लोगों से भेंट लेना। अपने लोगों से भेंट लेना। देखो सरदार तो क्या लेता था, भेंट, और राजा लेते थे कर। याद रखेंगे, यानी कि जो सरदार होता था
वो तो लेता था भेंट अपने लोगों से, और राजा क्या लेता था? टैक्स। राजा लेता था कर। ये अंतर है, ठीक है। तो इसमें लिखा है अपने लोगों से भेंट लेना, अपने लोगों से भेंट लेना, और अपने समर्थकों में, अपने लोगों से भेंट लेना और अपने समर्थकों में भेंट का वितरण करना। याद रखेंगे, अपने लोगों से भेंट लेना और अपने समर्थकों में भेंट का वितरण करना। नेक्स्ट, सरदारी में, सरदारी में, सरदारी में, सरदारी में सामान्यतः कोई सरदारी में सामान्यतः सरदारी में सामान्यतः कोई कोई स्थायी सेना और सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते हैं। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते हैं। ये हो गए सरदार के कार्य। कोई भी राजा है या सरदार है। और एक चीज जो बता चुका हूं कि जो दक्षिण की जो चोल चेर और जो पांडे हैं राज्य, वहां पर जो सरदारी जो बाहुल्य है वो पाया गया है। यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर कुछ सरदारियों का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, सरदार और सरदार से क्या आ गई? सरदारी। एक होता है जैसे कोई व्यक्ति है, कोई नेतृत्व कर रहा है, तो सरदार बना हुआ है और उसके किए गए जो कार्य है सरदार के द्वारा, वो है उसकी सरदारी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो सरदार होता था उसके कार्य कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे। ठीक है, विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध में नेतृत्व, विवादों को सुलझाना मध्यस्थता करके, प्लस अपने लोगों में भेंट लेना। ये तो लेता था भेंट और राजा लेता था कर, और जो भेंट आ गई उसको अपने समर्थकों में क्या कर देना? वितरण कर देना, बांट देना। प्लस सरदारी में सामान्यतः क्या है? कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी और ना ही कोई अधिकारी होता है। लिख लीजिए आप। लिख लिया बेटा? यस सर। आगे चले। आगे चले बेटा। यस सर। यानी ये सरदार के कार्य हो गए बेटा, यहाँ ज्यादा उलझना नहीं है। सरदार के कार्य हो गए यहाँ पर, जो दक्षिण के जो सरदार थे उनके कार्य। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और विवरण हम पढ़ लेते हैं कि जो सरदारी राज्य है, ये जो जितने भी सरदारी राज्य तीन हमने देख लिए, चाहे वो आपके तमिलनाडु का क्षेत्र हो, चाहे केरल का क्षेत्र हो या आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो, यहां पर जो सरदारी जो है
उनका क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो ये जो सरदारी राज्य है उनको क्या कहा जाता है, ये चीज आप देख लीजिए आप, या इनके प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो आप लिख लीजिए इन राज्यों, बेटा लिखते जाइए, इन राज्यों के बारे में जानकारी, इन राज्यों के बारे में जानकारी, इन राज्यों के बारे में जानकारी तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। लिख लीजिए आप, इन राज्यों के बारे में जानकारी। अब इन राज्य कौन से राज्य, दक्षिण राज्य, और दक्षिण के कौन से राज्य आपके, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया हिस्सा, आपके केरल वाला हो गया, और आपके आंध्र प्रदेश वाला एरिया, जिसमें जो सरदारी थे वो कौन कौन से सरदारी अस्तित्व में आए थे, चोल, चेर और पांडे, ये लो। तो कहने का मतलब इन राज्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है, तमिल संगम ग्रंथों से। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि दक्षिण के सरदारी राज्यों की जानकारी कौन से ग्रंथों से मिलती है, तो आप क्या लिखेंगे, तमिल संगम ग्रंथों से। यानी कि जो भारत के दक्षिण में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको क्या नाम दिया गया है, तमिल संगम ग्रंथ, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के सरदारी साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो यानी कि पहला आपने लिख लिया ना इसमें कि ये जो सरदारी राज्य है इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तमिल संगम ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है। लिख लिया बेटा, यस सर। ठीक है। और लिख लीजिए इन तमिल संगम ग्रंथों में, इन तमिल संगम ग्रंथों में, इन तमिल संगम ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है। इन तमिल संगम ग्रंथों में सरदारों के विवरण है, यानी जानकारियां हैं, ठीक है। यानी राज्यों की जानकारी भी तमिल संगम से मिलती है, और इन राज्यों में जो सरदार थे उनकी जानकारी भी कहां से मिलती है, तमिल संगम ग्रंथों से। जल्दी लिखिएगा, टाइम नहीं है। और एक विशेषता और बताई गई है कि कई राजा तथा सरदार, कई राजा तथा सरदार, बेटा जल्दी लिख लीजिए, टाइम हो गया। कई राजा तथा सरदार लंबी दूरी के व्यापार से भी, लंबी दूरी के व्यापार से भी, लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे, यानी कर, राजस्व इकट्ठा करते थे। लिख लीजिए लास्ट टॉपिक इसका, सरदारियों का, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। कई राजा तथा सरदार लंबी दूरी के व्यापार से भी, यानी कोई लंबी दूरी का व्यापार कर रहा है इनके शासन काल में, तो उससे भी क्या करते थे, ये राजस्व इकट्ठा करते थे। लिख लिया बेटा, यस सर। यस सर। और इनमें सातवाहन, लिख लीजिए, सातवाहन व शक, लिख लीजिए, इनमें सातवाहन व शक राजा प्रमुख है, शक राजा प्रमुख है, इनमें सातवाहन व शक राजा प्रमुख है। लास्ट कंप्लीट हो गया ये, इनमें सातवाहन व